शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि यूपी टेट में अगर आपने संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक विषय लिया था, पास हो गए, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक भर्ती में आपको संस्कृत भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी पढ़ना है और हिंदी तो पढ़ना ही है। तो यहाँ पे आज एक मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है संस्कृत का, ताकि आप ये समझ पाएं कि संस्कृत में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। इसके अलावा संस्कृत ग्रामर की वीडियोस काफ़ी सारी अपलोड है इस चैनल पे, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में फ्लैश कर रहा है, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। जहां पे हमने शुरुआत से वर्णमाला से शुरू किया, प्रत्यय पढ़ाया है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं, तो उनको आप देखिएगा। शुरू करते हैं संस्कृत के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अगर आप सी टेट, एमपी टेट की रीट की तैयारी करें तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बाह्य प्रयत्न के भेद हैं। कितने प्रकार का होता है बाह्य प्रयत्न? तो यहाँ पे देखिए, प्रत्यय मत पढ़िएगा इसको, ये प्रयत्न लिखा है, ठीक है। प्रयत्न दो प्रकार का होता है संस्कृत में, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर जाएगा 11 प्रकार के होते हैं। इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, कंठ, नासिका या फिर कंठ प्लस नासिका, यानी कंठ नासिका। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ, अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ नासिका। तीसरा प्रश्न, अभी प्रत्याहार आपको नहीं पढ़ाया गया है तो जल्दी उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। एच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो एच में आपका आ जाएगा ए, ओ, ऐ, औ। आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक् प्लस अंबर, दिक् प्लस अंबरा, दिक् प्लस अंबरा या फिर दिग प्लस अंबर। देखिए यहाँ पे पहली बात करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे गा होगा, ठीक है। और इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो होगा बी वाला, का के नीचे हलंत लगना जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए संधि का नाम कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 दिखिएगा, राम लक्ष्मणों पद में समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। राम और लक्ष्मण यहाँ पे दोनों ही पद प्रधान हैं, उत्तर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत नहीं आती? जी, मथ, कृ, प्रश। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। तो क्री जो है ये 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत नहीं आती। 16 द्विकर्मक धातुएं कौन कौन सी हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, हरेक उद्धत पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है? क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रुद्ध, दुहेर्ष, अ, सोयार्थानाम, यम, प्रतिकोपा। आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये सूत्र होता है, इसमें हम आपको कुछ अलग से नहीं बता सकते। गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो आपको सभी रूप याद करने होंगे, अच्छे नंबर अगर आपको लाना है तो इस टॉपिक से 2 प्रश्न पूछा जाता है। गुरुवे, तो गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का यह रूप है, गुरुवे। सब आपको डिटेल वीडियो मिलेगा हर टॉपिक का, जुड़े रहिए चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, लिट लकार किससे संबंधित है? वर्तमान काल, भविष्यत काल, आज्ञार्थक या फिर भूतकाल। तो लिट लकार का संबंध किससे होगा? भविष्य काल से। उत्तर जाएगा यहाँ पे 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। प्रच्छेव किस पुरुष व वचन का रूप है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। तो प्रच्छेव उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ। 11 से 15 तक यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है। तो चलिए प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 11 से और 15 तक आपको करना है पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ बता देते हैं, जिससे आपको पैराग्राफ समझने में आसानी रहे। कहा जा रहा है, प्रारंभते न खलु विघ्न भयन नीचे, पारभ्य विघ्न हिता विरमंति मध्या, विघ्न मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध मुक्त मजना न परित्यजन्ति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्रारब्धते न खलु विघ्न भय, मतलब
जो नीच कोटि के लोग होते हैं, नीच का मतलब किसी जाति से नहीं कि आप नीची जाति से हैं, ऐसा कुछ नहीं, सोच आपकी जो है, जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच थोड़ा सा नीच निम्न कोटि की होती है, वो क्या करते हैं, किसी कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं, प्रारंभ ही नहीं करते हैं। क्या जा रहा है ना, प्रारंभते न खलु, तो प्रारंभ ही नहीं करते, उनको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब बेकार हो जाए, है ना। जैसे आपको ही पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई शुरू ही नहीं कर रहे हैं, सोचते हैं क्या फ़ायदा पढ़ने से, परीक्षा तो होनी नहीं है, कोई नौकरी मिलनी नहीं है, पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। तो ये हो गए पहले प्रकार के व्यक्ति। मध्या वाले क्या करते हैं, मध्या वाले क्या करते हैं, कार्य शुरू तो कर देते हैं, प्रारंभ कार्य शुरू तो कर देते हैं, लेकिन विघ्नहिता मतलब कोई बाधा आ गई तो फिर क्या है, बाधा आने पर कार्य को बंद कर देते हैं बीच में ही। ये दूसरे प्रकार के व्यक्ति हो गए। तीसरे प्रकार के क्या करते हैं, विघ्न मुहुर्मुहुरपि, मतलब विघ्न कितनी भी बार आए, लेकिन जो उच्च कोटि के व्यक्ति होते हैं वो कार्य को बंद नहीं करते हैं, उसका समाधान करते रहते हैं कितनी भी बार बाधा आए। समझ में आया। अब इसके क्वेश्चंस देखिए। उपर्युक्त श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो ये तो थोड़ा सा साहित्य से प्रश्न है, इसका आंसर याद कर लीजिए आप। ये श्लोक जो लिया गया है वो नीति शतकम से लिया गया है। 11 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नीति शतकम किसका ग्रंथ है, तो भर्तहरि का ग्रंथ है ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जाएगा सही। 12वां प्रश्न देखिएगा, विघ्न के भय से किस तरह के प्राणी कार्य को आरंभ ही नहीं करते हैं, तो कौन आरंभ नहीं करता है, मध्य कोटि वाले तो आरंभ करते हैं, बीच में छोड़ देते थे, ये तो होगा नहीं। उत्तम कोटि वाले तो पूरा कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी के साथ, अधम कोटि। बीच वाले जो होते हैं कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बाधा आई, जैसे आप पढ़ाई स्टार्ट की, आपको लगा कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपको क्या लगा, कोई भी बाधा आई, बारिश होने लगी या कहीं जाना पड़ गया, फैमिली वालों ने कुछ काम कह दिया, तो आप वहाँ पे बहाने देंगे कि अरे हमारी तो पढ़ाई हो ही नहीं पाती है, घर में काम लगा रहता है, ये है वो है, आप काम को पढ़ना बंद कर देते हैं। तो ये होते हैं मध्यम कोटि वाले। तो आंसर जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। 13वां प्रश्न देखिए, श्रेष्ठ पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी क्या करते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, प्रारंभ ही नहीं करते हैं, पूरा करते हैं, या फिर कुछ भी नहीं करते। तो आपको बताया भी हमने आपको, इसीलिए पहले व्याख्या बता दी, कार्य को पूरा करते हैं। आंसर जाएगा सी के साथ। उपर्युक्त श्लोक का शीर्षक क्या होगा, तो कर्म की बात कही गई है कार्य से संबंधित, परोपकार की कोई बात तो कही नहीं गई, दयालुता की कोई बात नहीं कही गई। तो आंसर किसके साथ जाएगा, कर्मशीलता के साथ। प्रश्न संख्या 15, इस श्लोक में कितने कोटि के मनुष्य बताए हैं, तो हमने 3 प्रकार के बताए, एक वो जो काम शुरू ही नहीं करते, एक वो जो बीच में छोड़ देते हैं, और तीसरे उत्तम कोटि के व्यक्तित्व वाले लोग जो किसी भी कंडीशन में कोई भी समस्या है कार्य को जारी रखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है। 16वां प्रश्न, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, तो ये है वरदराजाचार्य की। तो आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, पट धातु में सत्र प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका पठन। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। त्वया पत्रम लिख्यते, कर्मवाच्य को कृत्यवाच्य में परिवर्तित करना है। त्वया का क्या हो जाएगा यहाँ पे, त्वया का हो जाएगा त्वम, पत्रम का पत्रम ही रहेगा, लिख्यते का क्या हो जाएगा लिखसी। तो आंसर जाएगा 18 के लिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय आता है, इसका अनुवाद क्या होगा, तो मेरे साथ का संस्कृत में क्या कहेंगे आप, मेरे साथ का मतलब है मया, तो मया वाले ऑप्शन सही होंगे, माया और माहम नहीं होगा। मया सह मम मित्रम, यहाँ तक तो ठीक है, मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय आता है, तो विद्यालयम गच्छति। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माम लिखा है, यहाँ पे लिखा है मम, तो इन दोनों में बेहतर क्या होगा, मया सह मम मित्रम विद्यालयम गच्छति। आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, क्वेश्चन नंबर 20, तो ये गीता से ली गई है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। साहित्य भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कोयल कबूतर चिड़िया को क्रमशः क्या कहते हैं संस्कृत में, तो चिड़िया को तो आप सभी जानते होंगे चटका कहते हैं, तो चटका वाले ऑप्शन 2 बचे हमारे पास। कोयल को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे यही पूछ रहा है। कोयल को कहते हैं परव्रत, ठीक है, कबूतर को कहते हैं पारावता। तो आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 21 का सी ऑप्शन। संस्कृत में लकार कितने हैं, 22वां प्रश्न आपके सामने। तो संस्कृत में लकारों की संख्या है 10। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर
सी के साथ। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? ब्राह्मी, गी, विधात्री या फिर उपयुक्त सभी? ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। आंसर जाएगा डी के साथ। 10,000 संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? कल भी हमने आपको बताया था कि संख्या वाला वीडियो हमने नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, उसको आप देखिए। ऊपर आई बटन में भी लिंक दे देंगे, उसको आप देखिएगा। संख्याएं सारी पढ़ाई हमने आपको। तो 10,000 को कहेंगे हम यहाँ पे क्या? अयुतम। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। रामायण का अपर है, मतलब रामायण का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। तो चतुर्विंश सहस्त्री संहिता कहा जाता है रामायण को। क्यों कहा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबको हमने बता रखा है वैसे पहले से। श्लोक हैं इसमें, श्लोकों की संख्या के आधार पे। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे प्रीवियस वीडियो का लिंक संस्कृत का आ रहा है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।